हाय एवरीवन। आज हम लोग एक नए टॉपिक शिफ्ट फ्रॉम ए स्लैब को डिस्कस करेंगे। तो सपोज दैट यह एक ट्रांसपेरेंट स्लैब है जिसका कि यह लेंथ टी दिया हुआ है और इस ट्रांसपेरेंट स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है μ1 और इस ट्रांसपेरेंट स्लैब के बॉटम में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को एक पर्सन यहाँ से नॉर्मली देख रहा है। तो इस केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो शिफ्ट होता है so this is the incident ray and this is the reflected ray। so इसका जो अपरेंट डेप्थ था ये था सपोज दैट ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है और ये पॉइंट S है। so जो QS था इसका रियल डेप्थ था और जो QR हो गया इसका अपरेंट डेप्थ हो गया। so हम लोगों ने देखा था अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इक्वल टू सपोज दैट ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू नोट मान रहे हैं। तो ये हो जाएगा म्यू नोट अपॉन μ1। सो यहाँ पे QR हो जाएगा, QS का वैल्यू यहाँ पे देखो ये T दिया हुआ है तो ये देगा T म्यू नोट अपॉन μ1। अगेन इसे हम लिख सकते हैं T अपॉन μ1 अपॉन म्यू नोट। सो ये क्या है μ1 अपॉन म्यू नोट क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस स्लैब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो हम इस वाले टर्म को लिख सकते हैं T अपॉन μ1 नोट। तो μ1 नोट बता रहा है इस वाले जो टर्म था इसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में μ1 नोट लिखा है जो कि बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस स्लैब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। इट मीन्स अगर मुझे कोई स्लैब दिया है और मुझे उसका अपरेंट डेप्थ निकालना है उस स्लैब के लिए तो हम स्लैब का जो चौड़ाई होगा उसको डिवाइड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस स्लैब विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो मुझे जो फाइनल अपरेंट डेप्थ है वो मुझे निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला आएगा ये हो जाएगा रियल डेप्थ अपॉन μ1 नोट। तो इस तरह से जो ये स्लैब है उसके कारण जो अपरेंट डेप्थ आएगा ये हो जाएगा T अपॉन μ1 नोट। तो ये तो हम लोगों ने बात किया अपरेंट डेप्थ का। अब हम लोग देखेंगे इसमें शिफ्ट कितना आया। शिफ्ट क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था इसका जो फाइनल इमेज बना यहाँ पे तो शिफ्ट हो जाएगा, ये जो लेंथ हो जाएगा ये कहलाएगा शिफ्ट। तो हम लोग शिफ्ट निकालते हैं तो शिफ्ट हो जाएगा ये टोटल लेंथ ये जो टोटल लेंथ है इसमें अगर QR को घटा दें तो हमारा शिफ्ट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे QT माइनस QR। तो QS क्या है QS का वैल्यू T दिया हुआ है और QR का वैल्यू दिया है T अपॉन μ1 नोट। तो यहाँ से T कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन μ1 नोट। तो ये हो जाएगा शिफ्ट। मतलब ये जो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो यह स्लैब जो शिफ्ट लाएगा ये हो जाएगा T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन μ1 नोट। तो इस तरह से इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग शिफ्ट निकाल सकते हैं और इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके जो अपरेंट डेप्थ है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस केस में क्या था हमारे पास एक स्लैब था, हम क्या करते हैं स्लैब को बढ़ाते हैं, इसके नीचे एक और स्लैब पुट करते हैं और देखते हैं उस केस में अपरेंट डेप्थ और शिफ्ट का क्या फॉर्मूला आता है। तो पहले केस में क्या था हम लोगों ने एक स्लैब लिया था, अब हम क्या करते हैं स्लैब को इंक्रीज करते हैं, इसके नीचे एक और स्लैब लगा देते हैं।
तो इस स्लैब को इसका स्लैब मानते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है कहीं पे, इस स्लैब की चौड़ाई है t1 और ऊपर वाले स्लैब की चौड़ाई है t2। एक पर्सन है जो कि यहाँ से इस वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो अगेन हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके परपेंडिकुलर, इस वाले पॉइंट पे इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक इंसिडेंट रे यहाँ से निकालेंगे। अगेन ये चूंकि यहाँ पे चूंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो इसमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा उसका जो इमेज बनेगा कहीं यहाँ पे बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो जाएगा फर्स्ट ड्यू टू इमेज ड्यू टू फर्स्ट रिफ्लेक्शन। अगेन यहाँ पे भी मीडियम चेंज हो रहा है और मान लेते हैं ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ0। तो इस तरह से जो सेकेंड रिफ्लेक्शन होगा उसका जो इमेज मान लेते हैं कहीं यहाँ पे बन रहा है I2 पे, और इस पॉइंट को हम मानते हैं P। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, इसका इमेज बना I1 पे। अगेन सेकेंड रिफ्लेक्शन हुआ और इसका इमेज बना I2 पे। तो जो ये जो यहाँ पे ऑब्जर्वर है इस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज देखेगा वो देखेगा I2 पे। तो हमें जो फाइनल अपरेंट डेप्थ हो गया ये हो जाएगा PI2। तो मुझे यहाँ पे PI2 निकालना है और शिफ्ट हो जाएगा OI2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो अपरेंट डेप्थ है PI2 इसे हम लोग निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए पहले तो मुझे इसको निकालना पड़ेगा, ये जो I1 जो पहला इमेज बना पहले इसे निकालते हैं। तो फॉर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात करें, फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन पहले रिफ्लेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो अपरेंट डेप्थ है ये है ये वाला लेंथ। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है Q। तो यहाँ पे QI1 हो जाएगा अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ है यहाँ पे T1 इक्वल टू इसके जो ये जो अपरेंट डेप्थ है इसके सामने लिखेंगे जहाँ पे मेरा रिफ्लेक्टेड रे प्रेजेंट है। तो इस वाले रिफ्लेक्शन के लिए जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाला मीडियम हो गया और इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये है μ2। और यहाँ पे क्या है रियल डेप्थ, रियल डेप्थ के सामने लिखेंगे जहाँ पे इंसिडेंट रे प्रेजेंट है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा μ1। तो यहाँ से जो अपरेंट डेप्थ होगा पहले के रिफ्लेक्शन के लिए ये हो जाएगा T1 μ2 अपॉन μ1। सो यहाँ से जो पहले वाले रिफ्लेक्शन के लिए अपरेंट डेप्थ है QI1 ये हो जाएगा T μ2 अपॉन μ1। अब सेकेंड रिफ्लेक्शन के देखते हैं, फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड रिफ्लेक्शन की बात करें तो सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए जो अपरेंट डेप्थ है ये है PI2 और सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए जो रियल डेप्थ है ये है PI1। ये हो जाएगा μ0 अपॉन μ2। अगेन जो PI1 है इसलिए इसे लिख सकते हैं P2 प्लस PI। ये हो जाएगा PI2 इक्वल टू PQ प्लस QI इक्वल टू μ0 अपॉन μ2। हम जानते हैं PQ हो जाएगा यहाँ पे
T2 Pi2 और Qi1 यहाँ पे दिया हुआ है T1 μ2 अपन μ1 इक्वल टू μ2 अपन μ2 μ0 अपन μ2। तो इस तरह से जो रिलेशन आया हमारे पास Pi2 अपन T2 प्लस T1 μ2 अपन μ1 इक्वल टू μ0 अपन μ2। इसे अगर सॉल्व करें तो Pi2 हो जाएगा T2 μ0 अपन μ2 प्लस T1 μ2 अपन μ1 इंटू μ0 अपन μ2। तो यहाँ पे देखें ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं Pi2 इक्वल टू T2 अपन μ0 अपन μ2 अपन μ0 और प्लस T1 अपन μ1 अपन μ0। तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब 1 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो इसे अगेन लिख सकते हैं Pi2 इक्वल टू T2 अपन μ20 प्लस T1 अपन μ1 नोट। तो यहाँ से जो फाइनल अपरेंट डेप्थ का ये रिलेशन आया T2 अपन μ2 नोट प्लस T1 अपन μ1 नोट। इट मीन्स अगर हमारे पास मल्टीपल स्लैब दिया हुआ रहे तो उस केस में क्या करेंगे, जितने स्लैब है, सपोज दैट यहाँ पे 2 स्लैब है, तो इस स्लैब के लिए देखेंगे इस अपरेंट डेप्थ क्या है, तो इस स्लैब में देखें तो T1 अपन और जो इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर है उसे डिवाइड कर देंगे। उसी तरह से T2 स्लैब के लिए T2 अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस स्लैब अपन दिस स्लैब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो इस तरह से जो फाइनल अपरेंट डेप्थ है वो मुझे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनल अपरेंट डेप्थ है ये हम लोग को निकाला है। अब हम लोग शिफ्ट की बात करेंगे, और शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा PO अपन Pi2, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और फाइनल यहाँ पे आया तो शिफ्ट हो जाएगा, ये जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा शिफ्ट। तो इसे लिख सकते हैं जो कंप्लीट लेंथ है और इसको मैं यहाँ से घटा दूं तो ये मुझे शिफ्ट आ जाएगा। सो PO क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 माइनस, और Pi2 अगर यहाँ से इसका वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा T2 अपॉन μ2 नॉट प्लस T1 अपॉन μ1 नॉट। तो इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा T1 1 माइनस 1 अपॉन μ1 नॉट प्लस T2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन μ2 नॉट। तो इस तरह से अगर अपरेंट डेप्थ निकालना हो तो आप इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करो, अगर शिफ्ट निकालना हो तो आप लोग इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करो। तो यहाँ पे क्या था, 2 स्लैब के लिए हमने मतलब डिराइव किया हो। तो देखो अगर यहाँ पे 2 स्लैब है तो जो ये पहले स्लैब के लिए आ गया शिफ्ट और ये हो गया दूसरे स्लैब के लिए, और इस केस में अपरेंट डेप्थ हो गया पहले स्लैब के लिए और ये दूसरे स्लैब के लिए। तो यहाँ पे अगर 3 होता तो यहाँ पे T3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन μ3 नोट लिखते हैं। तो इस तरह से इन जनरल स्लैब की बात करें तो उसके हिस्से में जो फाइनल रिलेशन आएगा, तो यहाँ पे 4 अनस्लैब हम जनरल रिलेशन को लिखते हैं। अगर हमारे पास 2 से ज्यादा स्लैब हो उस केस में जो अपरेंट डेप्थ होगा ये हो जाएगा T1 अपॉन μ1 नॉट प्लस T2 अपॉन μ2 नॉट से लेके Tn
अपॉन म्यू एन नोट। तो यहाँ पे T1 क्या है, जितने भी स्लैब्स दिए हैं उसका विड्थ हो गया, और ये बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे जितने भी स्लैब दिए हैं उसका मुझे विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और उसमें डिवाइड करके ऐड कर देना है। तो यहाँ से मुझे अपरेंट डेप्थ आ जाएगा। सो अगर शिफ्ट की बात करें, अगर हमारे पास n स्लैब दिया हुआ है और मुझे निकालना है शिफ्ट, तो उसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, अगर मुझे n स्लैब दिया हुआ है और मुझे निकालना है शिफ्ट, तो उस केस में जो फॉर्मूला निकलेगा ये हो जाएगा T1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 1 नोट प्लस T2 इंटू 1 माइनस 1 बटे म्यू 2 नोट प्लस, इस तरह से जितने भी स्लैब है सारे के लिए लिखेंगे, और ये लास्ट स्लैब के लिए हो जाएगा T1 माइनस 1 अपॉन म्यू एन नोट। तो इस तरह से सारे स्लैब का लिख के हम उसे ऐड कर देंगे तो शिफ्ट मुझे निकल जाएगा, और अपरेंट डेप्थ निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ये एक स्लैब है जिसकी चौड़ाई है T, और इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो कि स्लैब से x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और एक ऑब्जर्वर है जो कि इस ऑब्जेक्ट को नॉर्मली देख रहा है इस पॉइंट से। ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मान लो म्यू नोट, और जो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी म्यू नोट है। तो इस केस में मुझे इस लाइन के रिस्पेक्ट में बताना है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अगर हम अपरेंट डेप्थ की बात करें, यहाँ पे अगर अपरेंट डेप्थ की बात करें तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से लेके इस पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे ये जो लेंथ है x, और यहाँ पे देखें ये लेंथ है t। तो यहाँ पे एक लेंथ ये वाला मीडियम है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नोट है, और ये स्लैब वाला पार्ट है गया जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो होता क्या है, जो स्लैब दिया है उसका लेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू नोट। अगेन ये वाला लेंथ कवर हो गया, अब मुझे निकालना है ये लेंथ। ये लेंथ क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नोट है, तो अगेन ये लेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नोट अपॉन म्यू नोट। तो यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करें ये हो जाएगा टी म्यू नोट अपॉन म्यू प्लस एक्स। तो यहाँ पे जो अपरेंट डेप्थ हो जाएगा यहाँ के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा x प्लस टी म्यू नोट अपॉन म्यू। तो अब मुझे निकालना है शिफ्ट। तो शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे देखो दो मीडियम आ रहा है, एक मीडियम स्लैब का है और एक मीडियम है ये वाला मीडियम। तो शिफ्ट में क्या करते हैं, ये जो लेंथ है x इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रिलेटिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो हो जाएगा म्यू नोट अपॉन म्यू नोट प्लस स्लैब के लिए बात करें यह हो जाएगा टी अपॉन रिलेटिव इंडेक्स ऑफ स्लैब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू नोट। तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0 प्लस टी म्यू नोट अपॉन म्यू। तो यहाँ पे जो शिफ्ट हो जाएगा
टी म्यू नॉट अपॉन म्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर के बराबर है वो मीडियम जो है कोई शिफ्ट नहीं लाता है। मतलब अगर मुझे इस तरह का प्रॉब्लम दिया हुआ है और जो भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा वह शिफ्ट में काउंट नहीं होगा, तो हम वहां पर डायरेक्टली उसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये इसके बराबर है, तो हम जो ये वाला एक्स लेंथ है इसका हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी शिफ्ट ये नहीं लाएगा। तो अगर हम आगे क्वेश्चन करें और ऑब्जर्वर जिस मीडियम में प्रेजेंट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है और उसके बीच कोई मीडियम ऐसा आता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो हम वहां पे उसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे शिफ्ट निकालने के लिए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन है कैलकुलेशन कम होगा और हम जल्द कम टाइम पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो हम लोग एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो इसमें क्या है, मुझे एक स्लैब दिया हुआ है, इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और इस स्लैब का लेंथ है 15 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस स्लैब से रखा हुआ है x सेंटीमीटर की दूरी पे और एक पर्सन है जो कि यहाँ से इस वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो हमें निकालना है कि इसमें शिफ्ट कितना होगा। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यह एयर में रखा हुआ है और ऑब्जर्वर भी एयर से देख रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में प्रेजेंट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और ऑब्जर्वर जिस मीडियम में प्रेजेंट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 है। तो हमें निकालना है यहाँ पे शिफ्ट कितना होगा इस वाले ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे शिफ्ट की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि ऑब्जर्वर जिस मीडियम में रखा हुआ है और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए 1 है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से लेके ऑब्जर्वर तक जो भी मीडियम है और उसके बीच किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो हम उसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कोई शिफ्ट नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ है इस वाले लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा ड्यू टू दिस मीडियम। हमें बस ये जो ग्लास देखें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है जो कि ऑब्जर्वर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर नहीं है, तो जो भी शिफ्ट आएगा इसके कारण होगा। तो हम यहाँ पे इसका शिफ्ट निकालेंगे और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जानते हैं ये होता है 15 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ये जाएगा 1.5 अपॉन 1। तो ये जो फाइनल आंसर आएगा तो ये जगह 1 माइनस ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, इट मीन्स यह ऑब्जर्वर की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जर्वर की तरफ 5 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से ये जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करके आप जो नेट शिफ्ट है वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बस ये आप ध्यान रखना कि इसके बीच में जहां से ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर के बीच बीच में जो ऑब्जर्वर जिस मीडियम में रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज दैट 1 है, तो उसके बीच में जो भी मीडियम है या स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 के बराबर हुआ तो उस केस में हम उसका जो है कैलकुलेशन नहीं करते हैं शिफ्ट का, क्योंकि वहां पे जो शिफ्ट होता है 0 होता है और हम बाकी का शिफ्ट का कैलकुलेशन करेंगे और नेट शिफ्ट हम लोग निकाल लेंगे। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो ये एक स्लैब है, 3 स्लैब है यहाँ पे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। इसका लेंथ है 15 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इसका लेंथ है 30 सेंटीमीटर। और यहाँ से एक ऑब्जर्वर है जो कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख रहा है। तो यहाँ से ये जो लेंथ है ये मान लो आप 20 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 15 सेंटीमीटर और ये लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे निकालना है शिफ्ट। ये वाला मीडियम एयर में रखा हुआ है, इसके बीच एयर है, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे भी एयर है। इट मीन्स कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस जोन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है और इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस केस में मुझे शिफ्ट निकालना है कि ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट करेगा जब ये ऑब्जर्वर देखेगा ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे देखो ये जो ऑब्जर्वर है ये एयर में प्रेजेंट है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर होगा। हम जानते हैं ऑब्जर्वर जिस मीडियम में रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ऑब्जर्वर जिस मीडियम में रखा है उसका जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ऑब्जेक्ट से लेके यहाँ ऑब्जर्वर तक उसके बीच में कोई भी स्पेस है या कोई भी जोन है, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर जिस मीडियम में प्रेजेंट है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है तो वह जोन कोई शिफ्ट नहीं लाता है। इट मीन्स जैसे यह ऑब्जर्वर एयर में प्रेजेंट है और हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये जोन, ये जोन, ये जोन और ये जोन कोई भी शिफ्ट नहीं लाएगा, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑब्जर्वर जिस मीडियम में प्रेजेंट है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। तो हमें शिफ्ट जो लाएगा इस पार्ट का निकालना है, शिफ्ट इस पार्ट का निकालना है और इस पार्ट का निकालना है। तो तीनों को निकाल के जोड़ देंगे तो नेट शिफ्ट आ जाएगा। तो इस तरह से शिफ्ट की बात करें तो ये हो जाएगा, पहले वाला स्लैब की बात करें ये हो जाएगा 15 into 1 minus 1 upon refractive index of this slab with respect to observer, तो ये जाएगा 1.5 upon 1। उसी तरह से इस वाले स्लैब की बात करें तो ये जाएगा 20 into 1 minus 1 upon 2 upon 1। इस वाले स्लैब की बात करें यह हो जाएगा 30 into 1 minus 1 upon 1.5 upon 1। तो इसे अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा 15 इंटू 0.5 अपॉन 1.5 प्लस 20 इंटू 1/2 प्लस 30 इंटू 0.5 अपॉन 1.5, तो हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और इसका साइन पॉजिटिव है। इट मीन्स ये ऑब्जर्वर की तरफ शिफ्ट हुआ है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो नेट शिफ्ट होगा ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर टुवर्ड ऑब्जर्वर। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे तीन मीडियम है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.8, इसका है 1.5 और इसका है 2। इसका लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और इसका लेंथ दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और एक ऑब्जर्वर यहाँ से इसको देख रहा है, तो हमें बताना है इसका अपरेंट डेप्थ क्या होगा। तो इस केस में अपरेंट डेप्थ निकालना है। अपरेंट डेप्थ में मुझे ये जो लाइन है इसके मतलब यहाँ से कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा ये मुझे निकालना है। सो यहाँ पे अपरेंट डेप्थ का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अपरेंट डेप्थ क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर इसके बीच
जो अलग अलग मीडियम है वो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक मीडियम ये है और एक मीडियम ये है। तो इस मीडियम के लिए देखते हैं अपरेंट डेप्थ कितना होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 18 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1.8 प्लस इसके लिए करें 15 अपॉन 1.5 अपॉन 1.8। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 18 इंटू प्लस 15 इंटू 1.8 अपॉन 1.5। तो इसे अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा 10 16.2 प्लस 18। तो इसका जो अपरेंट डेप्थ हो जाएगा ये हो जाएगा 34.2 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सरफेस। तो इस तरह से आप आसानी से इसे इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके इसका अपरेंट डेप्थ निकाल सकते हो। सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे हम लोगों ने पढ़ा है अगर रे डेंसर से रियल मीडियम की ओर जाता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वह नॉर्मल से अवे की ओर जाती है। सो सपोज यहाँ पे दो मीडियम है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है और μ2 है। तो हम जानते हैं अगर μ2 इज ग्रेटर देन μ1 इट मीन्स जो मीडियम 2 है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस वाले मीडियम से ज्यादा है। तो मान लेते हैं कोई रे मीडियम 2 से मीडियम 1 की ओर जा रही है। तो उस केस में क्या होगा, जो रे है इसका जो डेविएशन होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर कोई रे डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जाती है तो वह रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो अगर हम आई को इंक्रीज करेंगे तो आर भी इंक्रीज करेगा। तो अगर हम इसको स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं आई को तो एक टाइम आएगा जब आर का वैल्यू 90 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक टाइम पे आई का वैल्यू ऐसा आएगा जिसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो एंगल आया एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल बेसिकली वह एंगल है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है। सो क्रिटिकल एंगल को अगर डिफाइन करें तो यहाँ पे हम लोग टर्म डिफाइन करेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वह एंगल है it is the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 डिग्री। और यहाँ पे जो लाइट जाएगी, लाइट लाइट गोज फ्रॉम
डेंसर टू रेयर, रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम। तो इस तरह से जो क्रिटिकल एंगल है, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। सो अगर इसको हम लिखे साइन आई अपन साइन 90 इक्वल टू म्यू टू अपन म्यू वन। तो यहाँ पे साइन 91 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल होगा आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू टू अपन म्यू वन। तो इस तरह से आप लोग जो क्रिटिकल एंगल है, अगर यहाँ पे आपको दो मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो आप क्रिटिकल एंगल इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल सकते हो। सो अब तक हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल को समझा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। सो क्रिटिकल एंगल बेसिकली एंगल ऑफ द इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखेंगे तो उस केस में होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट मीन्स उस केस में जो लाइट रे होता है सेम मीडियम में वापस आता है, और जो रे जो वापस आता है वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए सेम मीडियम में वापस आता है। तो यहाँ पे इससे अगर और अच्छे से समझे, सपोज यह इंसिडेंट रे है और यह है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये एंगल है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है यह नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है यहाँ पे 90 डिग्री। अगर हम इंसिडेंट रे को इस वाले जो क्रिटिकल एंगल है इससे ज्यादा रखेंगे तो उस केस में जो लाइट है सेम मीडियम में वापस आएगी और वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वह U2 मान लो और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू2 मान लो। अगर मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल है और ये मानते हैं आई है, तो उस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। इट मीन्स ये एंगल आई है तो ये एंगल भी हो जाएगा आई। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल हो और लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जा रही हो, तो उस केस में जो लाइट होता है सेम मीडियम में वापस आ जाती है, और उस केस में जो सेम मीडियम में जो लाइट की रे वापस आती है यह लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। तो इस फेनोमेन को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। सपोज ये मीडियम 1 है जिसका कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1, और ये मीडियम 2 है जिसका कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 2। तो यहाँ पे मुझे निकालना है क्रिटिकल एंगल क्या होगा। सो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। तो मान लो ये इंसिडेंट है और ये क्रिटिकल एंगल होगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ जानते हैं कि साइन आई सी अपॉन साइन 90 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से साइन आई सी इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से आई सी हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस वाले केस में जो क्रिटिकल एंगल होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। अगर मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है
तो उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 से मुझे बढ़ा कर रखना पड़ेगा। अगर 30 से बढ़ा रखेंगे तो वहां पे जो है एंगल ऑफ मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा और यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। पहला जो लाइट रे होना चाहिए डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जाना चाहिए और दूसरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। अगर ये दोनों केस फॉलो हो रहा है तो उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। सो अब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन इसके बीच जो कर्व बनेगा उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हम लोग डेल्टा आई कर्व को डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं एक मीडियम है N1 और एक N2 और एक लाइन दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है। यहाँ पे जो N1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 से ज्यादा है। तो मान लेते हैं इंसिडेंस एंगल आई है जो कि अभी क्रिटिकल एंगल से कम है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल होगा तो उस केस में मुझे रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि तो यहाँ पे चूंकि लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जा रही है तो इस केस में ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये मतलब डेविएट होगा। तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन देखें तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। सो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा R माइनस आई। तो यहाँ पे R का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से साइन आई अपॉन साइन R इजकल टू N2 अपॉन N1। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स N1 अपॉन N2 साइन आई। तो यहाँ पे जो R का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स N1 अपॉन N2 साइन आई माइनस आई। तो जो नेट डेविएशन होगा ये हो जाएगा साइन इनवर्स N1 अपॉन N2 इंटू साइन आई माइनस आई। तो ये तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो उसके हम जानते हैं यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और यह लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। तो ये लाइन हो गया इंसिडेंट रे का और जो ये एंगल हो जाएगा ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें अगर ये एंगल आई है तो इस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा 2 पाई पाई माइनस 2i। तो फर्स्ट वाले केस में एंगल ऑफ डेविएशन ये हो जाएगा और इस वाले केस में एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला हो जाएगा। अब हम लोग डेल्टा आई कर्व बनाते हैं। सपोज ये एंगल है क्रिटिकल एंगल। सो अप टू क्रिटिकल एंगल जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा π/2 माइनस IC और आफ्टर क्रिटिकल एंगल जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा और ये वैल्यू हो जाएगा π-2IC। तो इस तरह से जो डेल्टा आई कर्व होगा कुछ इस तरह से बनेगा। सो इस तरह से हम लोगों ने जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टॉपिक था इसे हम लोगों ने खत्म कर दिया है और नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे।